द बर्थडे पार्टी जो एक कॉमेडी है हैरोल्ड पिंटर की, कॉमेडी ऑफ मिनास के नाम से जानी जाती है। इसकी मैं अब तक दो वीडियो बना चुका हूँ। मैंने हैरोल्ड पिंटर पे तो अलग से वीडियो बनाई थी जिसके क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं अब तक, मतलब जो बायोग्राफी पे है। और एक समरी कराई है द बर्थडे पार्टी की। आज इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हालांकि क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में आते हैं। समरी का इतना ज्यादा फायदा नहीं है, हालांकि आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि समरी जो है वो समझ में नहीं आती। मतलब स्टोरी कुछ इस तरीके की है बर्थडे पार्टी की कि जो पूरी खुल के मतलब कहानी नहीं होती, सस्पेंस करके छोड़ देते हैं। इसीलिए इसे एब्सर्ड प्ले के नाम से जाना जाता है। तो ये एब्सर्ड ड्रामा जो होते हैं 1950s के दशक में लिखे जाते थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ था तो उसके बाद में ये जॉनर चला था। वेटिंग फॉर गॉडेट का एग्जाम्पल भी इसी में आता है, जो सैमुअल बेकेट ने लिखा था। तो कहीं ना कहीं हैरोल्ड पिंटर भी एब्सर्ड प्ले राइट जो थे उसी के मतलब ग्रुप में आते हैं, और उन्होंने भी ये प्ले लिखा है द बर्थडे पार्टी, जो कॉमेडी ऑफ मिनास भी है और एक एब्सर्ड प्ले भी है। अब इसके जो क्वेश्चंस है उन्हें आपको फोकस करना है, कैरेक्टर के बारे में पता करना है, सारी चीजें, और वहीं से मैं थोड़ी स्टोरी को भी कनेक्ट करूंगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो से पहले अगर आप समरी वाली वीडियो पढ़ोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। द बर्थडे पार्टी जो है ये 3 एक्ट प्ले है, मतलब इसमें 3 एक्ट है और छोटा सा ही प्ले है। रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर ने लिखा है, हैरोल्ड पिंटर जिन्हें नोबेल प्राइज 2005 में मिला था। दिस प्ले वाज रिटन इन 1957 में लिखा था और पब्लिश हो गया था 1958 में। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद की बात है। 45 में वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। द बर्थडे पार्टी जो है उसे कॉमेडी ऑफ मिनास कहते हैं, बाय विल्सन नाइट ने कहा है। विल्सन नाइट ने इसे कॉमेडी ऑफ मिनास की संज्ञा दी है। इसका मतलब कॉमेडी ऑफ मिनास क्या होता है? जो ऐसा हीरो जिसके अंदर हमेशा कोई डर, सस्पेंस ये छिपा रहता है, वो कॉमेडी ऑफ मिनास में आता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। द बर्थडे पार्टी वॉज फर्स्ट स्टेज्ड एट द आर्ट्स थिएटर। अब स्टेज किया गया था, मतलब देखो, प्ले लिखना, पब्लिश करना दो अलग अलग बात है, लेकिन प्ले को परफॉर्म कराना किसी थिएटर में वो एक अलग बात है। तो आर्ट्स थिएटर कैम्ब्रिज ये थिएटर का नाम था, इसके अंदर इसे परफॉर्म किया गया था 1958 में। ये जो प्ले है बर्थडे पार्टी वाज प्रूव्ड एज फनी एनफ, मतलब बहुत ही मजाकिया है। और मजाकिया करेक्टर इसके अंदर मैग का करेक्टर है। जो मैग थी, जो पिटी की वाइफ थी, मैग 60 ईयर ओल्ड है। वो मतलब बड़ी फनी कैरेक्टर है उसका, पूरे उसमें माहौल को ऐसे, क्योंकि स्टैनली जो हीरो है वो तो बहुत ज्यादा सीरियस पर्सन है। वो तो बड़ा गंभीर है, किसी से बात नहीं करता, बाहर नहीं जाता, बस रूम में रहता, अकेला रहता है, अपने आप में ही खुश रहता है। और उसके अंदर वो डर भी है, जिसे वो बाहर निकलता भी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है, जिससे छिपते छिपाते वो पुलिस से यहां पर आकर के शिफ्ट हो गया है एक बोर्डिंग हाउस में। और जो बोर्डिंग हाउस का जो मालिक है उसका नाम पेटी है, और उसकी वाइफ है मैग। दोनों ही रहते हैं उसी में ही, वो आकर के वहां पर रहना स्टार्ट हो गया है। तो फनी कैरेक्टर में अगर बात करेंगे तो मैग का कैरेक्टर है। ये जो ड्रामा है वाज ए फेलियर व्हेन इट वाज स्टेज। जब ये स्टेज पे परफॉर्म किया गया था तो फेल हो गया था, लिरिक थिएटर लंदन में, मई में। द न्यूज़पेपर टैग्ड इट एज एब्सर्ड, और न्यूज़पेपर में भी लिख करके आ गया था कि ये एक एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड माने भद्दा होता है वैसे अगर हिंदी देखे, लेकिन एक हमारे यहाँ पर मतलब इंग्लैंड में एब्सर्ड प्ले ये एक ग्रुप है एब्सर्ड प्लेज का। मतलब इसे भी एक अलग से टाइटल दिया गया है, एक जॉनर बनाया गया है कि एब्सर्ड प्लेस क्या होते हैं। और एक बेहतरीन एब्सर्ड प्ले लिखा था सैमुअल बेकट ने, जिसका नाम था वेटिंग फॉर गॉडेट, और ये भी उसी में ही है द बर्थडे पार्टी। ये प्ले जो है इसमें एक सिंगल प्लॉट है, मतलब सब प्लॉट्स नहीं है कि भाई इधर की कहानी दो इंसानों की अलग कहानी चल रही है, दो की अलग चल रही है, फिर उन्हें जोड़ दिया जाए। एक ही प्लॉट है, मतलब वही एक घर है। अब प्लॉट क्या, 24 घंटे में तो सारा प्ले ही खत्म हो जाता है। तो ये एक सिंगल स्टोरी बेस्ड प्ले है। देयर इज नो सब प्लॉट, इस ड्रामे में कोई सब प्लॉट है ही नहीं। 6 इसमें कैरेक्टर है। दो घर में जो बूढ़े बुढ़िया रहते हैं जिनका घर है, मैग और पिटी, वे दोनों है। दो पुलिस वाले आते हैं पकड़ने के लिए स्टैनली को, और एक स्टैनली है और एक पड़ोसन है, एक लड़की है, लुलू उसका नाम है। तो ये 6 कैरेक्टर्स है ओनली इसमें। दिस प्ले हैज ऑल 3 यूनिटीज। तीनों यूनिटी इसमें देखने को मिलती है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। हालांकि ये 3 यूनिटीज एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये क्लासिकल ट्रेजेडी में देखने को मिलती है। और 3 यूनिटीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्लासिकल ट्रेजेडी एंड कॉमेडी जहां भी हम बात करें। लेकिन यहाँ पर 3 यूनिटीज है। 3 यूनिटीज तो कभी विलियम शेक्सपियर ने भी यूज नहीं करी। उसने भी बस एक ही प्ले था उसका, टेम्पेस्ट, जो लास्ट में लिखा था 1611 में।
उसमें उसने क्या करा था कि 3 यूनिटीज यूज करी थी। यहां पर हमें 3 यूनिटीज देखने को मिलती है जो हैरोल्ड पिंटर ने यूज करी है। अब यूनिटी ऑफ टाइम होता है कि मतलब कम समय में प्ले खत्म हो जाए, तो यहाँ तो 24 घंटे का ही इसमें टोटल दिखाया गया, तो यूनिटी ऑफ टाइम है। यूनिटी ऑफ प्लेस होता है कि एक या ज्यादा ज्यादा 2 प्लेस पे कहानी चले, और यहाँ तो सारा उस कमरे के अंदर ही कहानी है, तो यूनिटी ऑफ प्लेस भी है। और यूनिटी ऑफ एक्शन होता है एक सीन के बाद दूसरा सीन हो, मतलब पहला सीन जब घटित हो जाए तो दूसरा उससे कनेक्टेड हो। तो यहाँ तीनों यूनिटी देखने को मिलती है इस प्ले में। शॉर्ट स्टोरी है, दैट एंड्स विद इन 24 आवर्स में खत्म हो जाती है। ये प्ले बिलोंग्स करता है जॉनर से थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एब्सर्ड थिएटर, अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड किसे बोलते हैं, या एब्सर्ड प्लेस कह सकते हो आप। वो वही जो मैं आपको बता रहा था जिसमें ह्यूमनिटीज की तो कोई बात ही ना हो, मानवता ना हो, जिसके अंदर आप सस्पेंस देखने को मिले, मतलब कहानी में अगर कहानी समझ में ना आए वो एब्सर्ड प्ले में होती है, जिसमें स्टोरी ना हो, कोई कहानी का तुकबंदी ना हो, कोई कहीं से आया कोई कुछ बोल रहा है, कैसे स्टार्ट हुई कहाँ खत्म हो गई, यहाँ पे देखो एंड कैसे हुआ है, स्टेनली को ले गए पता ही नहीं कहाँ क्या करा उसका। और तो इस तरीके से पता नहीं लगता। मैग जो है वो थोड़ी मेमोरी उसकी ठीक नहीं है, उसे पता नहीं है अभी रात क्या हुआ था, फिर सुबह स्टार्ट हो गई, अपने सही से फैशनेबल ड्रेस पहन के उसमें आती है पार्टी में, और पार्टी में इतना कुछ हो गया, मतलब वो सब सस्पेंस में रह गया। ये नहीं पता लगा कि वो क्यों चिल्ला रही थी, तो ये भी सब सस्पेंस में करके छोड़ दिया कि लुलू जो है वो चीखी थी, क्या कारण था, फिर वो क्यों फिर गोल्डबर्ग से भी लड़ाई कर लड़ने लगी थी, तो ऐसा क्या कारण हुआ था, वो सब कुछ मतलब क्लियर नहीं है। तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी होता है, एम्बिग्यूटी होता है दो अर्थ, मतलब अस्पष्टता, मतलब अस्पष्ट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते, तो वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आता है। मार्टिन एसलिन, थिएटर क्रिटिक है जिन्होंने कोइंड करी थी टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे मतलब ना भी है, अगर मान लिया द बर्थडे पार्टी ना भी लगा हुआ होता आपके सिलेबस में तो भी लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स वाले जो हमारी वीडियोस है, जो उसके क्वेश्चंस है, वहां पर भी ये क्वेश्चन वहां भी है। और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है इसके बारे में अगर पूरा पता करेंगे तो इसमें यही आता है कि ये किसने इस टर्म को कोइंड करा था, तो इसे कोइंड जो करा था वो मार्टिन एस्लिन ने करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेस्क्राइब करने के लिए नंबर ऑफ वर्क्स, इसमें उसने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्ले वर्क्स हैं बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द लेट 1950s एंड अर्ली 1960। अब 1950 और 1960 मतलब ये दशक जो है इस वाला, तो ये इस टाइम पे कुछ ऐसे प्ले लिखे गए जिसमें नाम आता है जिन्हें दिया गया नाम थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इसी में ही वेटिंग फॉर गॉडेट जो सैमुअल बेकेट का था वो था। सैमुअल बेकेट और हैरोल्ड पिंटर दो नाम ऐसे हैं जिन्हें हम जानते, नाम तो इसमें और भी थे, लेकिन एब्सर्डिस्ट जो है जो सबसे ज्यादा मतलब यूज करे हैं उसमें हैरोल्ड पिंटर का नाम और सैमुअल बेकेट का नाम आता है। द मोस्ट फेमस प्ले राइट जो जुड़े हुए थे इस मूवमेंट से वो सैमुअल बेकेट, यूजिन लॉन्स्क, जीन गैनेट और हैरोल्ड पिंटर। अब दो नाम तो आपको कम से कम याद रख लेने हैं, सैमुअल बेकेट का और हैरोल्ड पिंटर का। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा अगर इस ग्रुप में नाम देखें तो वो सैमुअल बेकेट का आता है। और इसी का वेटिंग ऑफ गॉडेट वो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले भी है। उसके बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, चाहे वो आपके सिलेबस में हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। स्टैनली वेबर, अब ये आता है इसका हीरो, प्ले का हीरो है। ही इज द मैन इन हिज 30s, मतलब 30s में है, 30 साल की लगभग उसकी उम्र है। स्टैनली पास्ड हिज लाइफ इन द टाउन बासिंग स्टॉक, जहां वो रह रहा है उसका टाउन का नाम है बासिंग स्टॉक, वहीं एक बिल्डिंग में वो रहता है। द ओपनिंग सीन जो होता है प्ले का वो लिविंग रूम है ऑफ ए सी साइड बोर्डिंग हाउस। अब ये बोर्डिंग हाउस है जहां स्टेनली रहता है रेंट पर, और वहीं सी साइड मतलब समुद्र के किनारे है ये। और वहीं एक लिविंग रूम का सीन होता है, मतलब वो रूम है जहां पर स्टैनली सोया हुआ है, मॉर्निंग का टाइम है, और ब्रेकफास्ट के लिए मैग उसे बुलाती है। तो ये मतलब सीन जो है इसी रूम पे शुरू का सीन, मतलब सब इसी बोर्डिंग हाउस में ही है, टोटल का टोटल प्ले जो है यहीं पर चलता है। पैटी बॉल्स ये नाम है ओनर का, जो इस बोर्डिंग हाउस का ओनर है उसका नाम है पिटी। पेटी बॉल्स इज द ओनर ऑफ द बोर्डिंग हाउस। ही इज द मैन इन हिज 60s, वो 60 के उम्र का है लगभग। और ही वर्क्स एज ए डेक चेयर अटेंडेंट है वो। अब उसका एक काम तो ये है कि भाई बोर्डिंग हाउस को रेंट पे देता है, कुछ पैसे कमा लेते हैं। दोनों बूढ़े और बुढ़िया जो है दोनों के दोनों यहाँ रहते हैं, मैग है और उसमें पिटे है।
दोनों यहाँ रहते हैं, इसी से अपना खर्चा चलाते हैं। एक छोटा सा काम और करता है वो, समुद्र के किनारे जो चेयर रख देते हैं उसका किराया लेता है, वहां पर उसका अटेंडेंट है। ही वर्क्स एज ए डेक चेयर अटेंडेंट एट सी साइड पे, रिजोर्ट, सी साइड में जो रिजोर्ट होते हैं वहीं पर उसने वो अपनी चेयर लगा करके वहां पे भी पैसे लेता है। नियर हिज होम, घर के पास ही है, ऑन द शोर, किनारे पर समुद्र के, इंग्लैंड के। पिटी नोज स्टैनली एंड हिज वाइफ्स स्ट्रेंज रिलेशनशिप। हालांकि ज्यादा कुछ तो पिटी नहीं जानता, लेकिन जैसे बताया था स्टैनली ने, कभी कभी 1 साल हो गए उसे रहते हुए, तो हालांकि उसने कभी अंदर की बात नहीं बताई कि अपनी वाइफ का मर्डर करके ही आया हुआ है। लेकिन ये जरूर बता दिया था कि हाँ, मेरे और मेरी वाइफ के अच्छे संबंध नहीं थे। तो ऐसा कभी बताया होगा, तो वो इतनी बात जरूर पता थी पिटी को। पिटी एंड मैग हैव नो चाइल्ड। अच्छा, इन दोनों के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैग उसमें अपने बच्चे का ही रूप देखती थी कि ये मेरे बच्चे के समान है, क्योंकि ये 60 ईयर ओल्ड है, वो 30 ईयर ओल्ड था। बोर्डिंग हाउस जो है वो साउथ कोस्ट पर है, लंदन के साउथ कोस्ट पर, मतलब जो दक्षिण वाला जो तट है ना, उधर की तरफ था। मैग वाइफ है पिटी बोल्स की। सी इज वुमेन इन हर सिक्सटीज, वो भी 60 के करीब की है। सी ओपन आस्क रिपीटेटिव क्वेश्चन, वो बार बार क्वेश्चन पूछने की ये आदत है। ये भी कहीं ना कहीं बार बार जब वो एक ही बात को दोहराती रहती है, तो ये भी कॉमेडी का एक पार्ट है। मतलब इस तरीके से भूल जाती है, फिर उस बात को रिपीट करती है। मतलब ये भी हल्की सी हंसी जो है, जो ह्यूमरस सीन दिखाता है। लुलु एक लड़की है, पड़ोसन है वहीं पर, अर्ली 20s है, मतलब 19 की हो गई है, 20 में चल रही है। नेट गोल्डबर्ग, अब ये दो नाम आपके सामने आएंगे जो कि जैसे खुफिया जासूस होते हैं, तो ये आयरिश आर्मी के हैं, जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। तो नेट गोल्डबर्ग इज ए ज्यू, ये एक यहूदी है। ही इज ए मैन इन हिज 50s, लगभग 50 साल का। ही इज ऑल्सो कोल्ड सिमी एंड बिन्नी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब यहाँ पर इन नाम का एक बार जिक्र करेगा, इसका दोस्त ही जो मैककेन है, इसे सिमी के नाम से बुलाएगा, तो ये चिढ़ता था उस नाम से, कहता भाई मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो ये गोल्डबर्ग है। गोल्डबर्ग वर्क्स फॉर एन अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। दैट हैज एम्प्लॉयड हिम टू टेक, जिसने इन्हें एम्प्लॉयड करा है, मतलब इन्हें रखा है कि भाई तुम्हें स्टैनली को पकड़ के लाना है फ्रॉम द बोर्डिंग हाउस से। ही इज वेरी पोलाइट इन हिज बिहेवियर, ये थोड़ा सा विनम्र है। जैसे मैककेन जो है, जो 30 ईयर ओल्ड है, इसका दोस्त जो इसके साथ आया, वो थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन ये थोड़ा सा पोलाइट है। गोल्डबर्ग इज नॉस्टैल्जिक, होता है जो घर के लिए हमेशा परेशान हो, मतलब वो जब यहाँ आता है ना तो अपने घर की याद करता है। अबाउट हिज फैमिली के प्रति नॉस्टैल्जिक, ये वर्ड नॉस्टैल्जिक बहुत ज्यादा कमला दास के लिए यूज होता है। कमला दास की जो पोएम्स है, वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात करती है, घर के लिए व्याकुल होना, वो नॉस्टैल्जिक बोलता है। डेरमोट मैककेन, ये पूरा नाम है जो इसके साथ आया हुआ है स्टैनली को पकड़ने के लिए। इज एन आयरिश मैन, ये आयरलैंड का है। ही वर्क्स फॉर एन अननेम्ड, उसी ऑर्गेनाइजेशन से ये भी जुड़ा हुआ है। और इसे भी स्टैनली को, मतलब फ्रॉम द बोर्डिंग हाउस से पकड़ के ले जाने का ये दायित्व दिया गया है। तो दोनों को यही काम है, ये आए भी उसे पकड़ने के लिए ही है, ठीक है ना, उसे पकड़ के ले जाने के लिए। डेरमोट मैककेन जो है हैज ए लिंक विद IRA, ये एक संस्था है, मतलब आयरिश, आयरलैंड से जुड़ गया, रिपब्लिकन आर्मी। तो आयरलैंड रिपब्लिकन आर्मी, इससे मैककेन जुड़ा हुआ है। ही इज ए मैन इन हिज 30s, और ये 30 ईयर ओल्ड है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर एक रो चलती है, रो जो होता है जिसमें मतलब खुफिया पुलिस वाले रखे जाते हैं, जैसे CID वगैरह होते हैं ना, तो इस तरीके से। तो ये ऐसी किसी संस्था ने, जिसका नाम नहीं खोला, उसने इन दोनों को अपॉइंट करा है कि भाई इसे पकड़ के लाओ। इस तरीके से ये आए हुए हैं, जो भगोड़ों को पकड़ती है, मतलब जो भाग गए। यू विल नॉट फाइंड मैनी बेटर वाइफ्स देन मी, तुम्हें मुझसे अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। आई कीप ए वेरी नाइस हाउस, मैं घर बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ, एंड कीप इट क्लीन रखती हूँ। मैग पेटी से बोल रही है। तो मैग जो है वो पेटी से, मतलब इसके यही कुछ लैंग्वेज, ऐसा बोलना, ये सब कॉमेडी के पार्ट है, और इसे एक कॉमेडी में तब्दील करते हैं इस प्ले को। पिटी इन्फॉर्म करती है मैग को कि दैट टू जेंटलमैन, सॉरी, पिटी जो है हस्बैंड है मैग का, वो मैग को बताता है स्टार्टिंग में ही, जैसे प्ले स्टार्ट होता है ना, तो मॉर्निंग का टाइम था, और पिटी तो इसे बता के चला जाता है, फिर ये बताती है स्टैनली को। तो पिटी इन्फॉर्म करता है मैग को कि दो जेंटलमैन जो थे ना, वो आएंगे शायद आज स्टे करने के लिए बोर्डिंग हाउस में,
कल मुझे मिले थे, वो कह रहे थे उन्हें रुकना है, तो आज आ सकते हैं, मतलब ऐसे बता के चला जाता है। स्टैनली इज फाउंड स्लीपिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले। वो सो रहा है अपने ऊपर वाले कमरे में, उसका ऊपर है, नीचे ये रहते हैं। एंड मैग अवेक्स इट, उसे जगाती है, उसके लिए कॉर्न फ्लेक्स बना रखे हैं, उसके लिए ब्रेड जो है वो टोस्टेड करके वो भी बना रखा है। मैग प्रिपेयर्स कॉर्न फ्लेक्स, ये नाश्ते में दिए जाते हैं, अंग्रेजों को बड़ा पसंद आता है, मक्का के दाने होते हैं तो उन्हें। एंड फ्राइड ब्रेड है, जो ये डबल रोटी होती है हमारे यहाँ, फॉर स्टैनली के ब्रेकफास्ट के लिए ये बनाया जाता है, ये मैग प्रिपेयर करती है। इन हर हस्बैंड एब्सेंस, अब हस्बैंड चला गया, बेटी तो चला गया, वो डेक चेयर वाला अटेंडेंट है ना, वो समुद्र के पास चला जाता है। इन हर हस्बैंड्स एब्सेंस, पिटी के जाने के बाद में मैग फ्लर्ट करती है स्टैनली। हालांकि दोनों में 30 साल का अंतर है, अब फ्लर्ट करती है। हु जॉकिंगली कॉल्स हर, और स्टैनली उसे क्या कहता है मजाक में, उसे कहता है सुकुलेंट। सुकुलेंट जो होता है ना, वो जूसी के लिए बोलते हैं, मतलब रसीलेपन को कहते हैं। वाइल क्रिटिसाइजिंग हर हाउस वर्क, उसके हाउस वर्क को क्रिटिसाइज करते हुए कि भाई तुम तो शुक्लेंट हो, मतलब ये उसे बोलता है, मतलब थोड़ा सा फ्लर्ट वाला ही अंदाजा है। मैग इन्फॉर्म करती है स्टैनले को दैट टू जेंटलमैन आर कमिंग टू स्टे इन द हाउस, कि आज दो जेंटलमैन आ सकते हैं रुकने के लिए। ये चीज बड़ा कंफ्यूज करती है स्टैनले को, तो परेशान, रेस्टलेस हो जाता है। स्टैनली हु हैज बीन द ओनली बोर्डर, बोर्डर होते हैं बोर्डिंग करने वाला, जैसे हम गाड़ी को पकड़ते हैं ना, जैसे ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन होता है कि भाई बोर्डिंग, जहां से हम उसे पकड़ते हैं, तो मतलब रहने के लिए आता है ओनली। यही एक बॉर्डर था, मतलब जो कमरे को पकड़े हुए था, मतलब रह रहा था फॉर ईयर्स, मतलब 1 साल के लिए रह रहा था। बिकम्स रेस्टलेस, वो रेस्टलेस हो जाता है इस बात को सुन करके, मतलब वो परेशान हो जाता है। स्टैनली के परेशान होने का कारण ये नहीं था कि मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है, उसका ये था कि वो अनजान व्यक्ति से बड़ा घबराता था। वो अननोन पर्सन, उसे भाई अंदर उसके वो छिपा हुआ है ना, उसके चोर छिपा हुआ है, वो भागा हुआ है, तो उसे डर रहता था, और वो डर भी उसका सही साबित होता है। अब लुलू जो है वो आती है उस बोर्डिंग हाउस में। अब ये बात सब मॉर्निंग की चल रही है, अब आप यहां से भी थोड़ा सा स्टोरी को और कनेक्ट कर लेना। लेकिन मैंने स्टोरी को जब वीडियो, पहली वाली वीडियो में थोड़ी कहानी बताई थी, मोटी मोटी बात मैंने बता करके छोड़ दी थी, लेकिन अब थोड़ा सा हम क्रम से चल रहे हैं, सीक्वेंस है। तो मॉर्निंग का टाइम है, वो उठा है, उसे ब्रेकफास्ट दे दिया, पिटी जो वो चला गया बता करके कि भाई ऐसे ऐसे टू गेस्ट जो है आज आ सकते हैं, ठीक। अब मैग उसे हल्का सा फ्लर्ट करती है, दोनों मजाक मजाक करते हैं। लुलू आ गई, ये भी फ्लर्ट करेगी इसे। लुलू कम्स इन बोर्डिंग हाउस में आती है, गिव्स ए गिफ्ट पैकेज टू मैग। मैग ने कोई गिफ्ट मंगाया था, वो इसे बर्थडे में देगी शाम को, तो वो पैकेट उसे दे देती है। उसमें क्या था, एक टॉय ड्रम था जिसे बजाने लगेगा ये, पहले उसे खोलते ही, मतलब वो दे दिया, क्योंकि एक बड़ा अच्छा म्यूजिशियन है, इसलिए इससे रिलेटेड ही गिफ्ट दिया है मैग ने। अब लुलू जो है वो फ्लर्ट करती है स्टैनली से, बट ही डजेंट रेस्पॉन्स हर, वो नहीं करता उसे रेस्पॉन्स। सो सी कॉल्स स्टैनली ए वास आउट। वास आउट होते हैं बेकार हो चुका इंसान। एंड देन क्विकली एक्सिट, और चली जाती है कि तुम तो बेकार हो। तो ऐसे कह के वो फ्लर्ट करती है, क्योंकि स्टैनली जो है ना, उसे इन चीजों में मतलब बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वो बड़ा परेशान भी है अंदर से, अकेला रहना पसंद करता है, जो इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। तो लुलू जो है नाराज होकर चली जाती है। स्टैनली वॉशेज हिज फेस इन द किचन एंड देन लीव्स बाय द किचन डोर। वो अपना चेहरा धोता है, किचन डोर से निकल जाता है, जब वो दो व्यक्ति को आते हुए देखता है। अननोन पर्सन एंट्री कर जाते हैं, फिर वो किचन में जाता है, चेहरा धोकर उधर से उधर निकल जाता है, बाद में आता है। इन द मीन टाइम, तभी क्या होता है, गोल्डबर्ग और मैकेन दोनों एंट्री करते हैं उस लिविंग रूम में। दे आर द टू जेंटलमैन हु हैड रिक्वेस्टेड रूम्स फॉर द इवनिंग। उन्होंने शाम के लिए कि भाई हमें रात को रहना है, कमरा किराए पे ले लिया। ज्यादातर आदमी एक रात के लिए लेता है, कि उन्होंने कमरे को रेंट पे ले लिया। गोल्डबर्ग रीएश्योर करता है मैकन को। रीएश्योर करना होता है विश्वास दिलाना। अब ये दोनों तो दोस्त ही है, या दोनों आप कह सकते हो कलीग है, एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों ही पकड़ने के लिए आए हैं। तो गोल्डबर्ग जो बड़ा है, 50 साल की जिसकी उम्र होगी, जो एक ज्यू भी है, यहूदी है, शांत स्वभाव का भी है, वो रीएश्योर करता है मैकेन को दैट दे आर एट द राइट हाउस टू फिनिश देयर जॉब, कि भाई हम सही जगह पहुंचे हैं। अच्छा, अभी ये भी कंफर्म नहीं है, मतलब इन्हें बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति रहता। अब उसे गोल्डबर्ग को एंट्री करने के बाद उसे लगने लगा हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि ये भी अभी कंफर्म करेंगे, स्टर्नली से क्वेश्चन भी पूछेंगे। तब इनके दिमाग में जब वो थोड़ा सा घबरा जाएगा इनसे, तो समझ जाएंगे ये।
उधर स्टैनली को भी नहीं पता, लेकिन वो भी इनकी बातों को सुन करके उसे भी पक्का हो जाएगा कि भाई ये जरूर कोई पुलिस वाले हैं जो मुझे पकड़ने आए हैं। गोल्डबर्ग ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज अंकल। अब ये अलग से बताया गया है कि जो गोल्डबर्ग है वो अपने अंकल के बारे में सोचता है, क्योंकि एक वर्ड आया था ना नॉस्टैल्जिक, मतलब वो घर के लिए जो बहुत ज्यादा होम सिकनेस होती है जिनके अंदर, अपने अंकल के बारे में सोचता है जिनका नाम बार्ने था। एंड पास्ट थिंग्स थ्रू आउट दिस प्ले, पूरे प्ले में, मतलब प्ले तो 24 घंटे का ही है, उसमें ये अपने पुरानी बातों के लिए, घर के बारे में, अंकल के बारे में, इनके बारे में बातें करता है। ये गोल्डबर्ग है। तो आप गोल्डबर्ग के बारे में भी कुछ चीजें समझ लो कि एक 50 ईयर ओल्ड पर्सन है जो पकड़ने आया है स्टैनली को, पोलाइट बिहेवियर है इसका मतलब, और ये ज्यू भी है, और घर के लिए नॉस्टैल्जिक वाली, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो इसमें है गोल्डबर्ग में। गोल्डबर्ग जो है वो मैग से पूछता है, जो मालकिन है घर की, जो वो बूढ़ी औरत, स्टैनली के बारे में कि भाई ये कौन है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेता है। एंड शी टेल्स हिम दैट स्टैनली वाज वन सक्सेसफुल पियानिस्ट। अब पियानो बजाने वाला रहा है वो तो ये बताती है, बट हैड टू गिव इट अप, लेकिन उसने वो सब छोड़ दिया। वो कहती है कि भाई ये एक बहुत अच्छा पियानिस्ट रहा है जिसने पियानो बजाया करता था, मतलब, लेकिन अब वो सब चीजें इसने छोड़ दी। तो स्टैनली के बारे में पूछते तो वो बता देती है। मैग आल्सो रिवील्स, वो ये भी रिवील करती है कि आज स्टैनली की बर्थडे पार्टी है, मतलब आज उसका बर्थडे पार्टी नहीं है, पार्टी तो ये कहेंगे कि भाई चलो आज पार्टी कर लो, वो कहते हैं आज इसका बर्थडे भी है। और गोल्डबर्ग जो है वो सजेस्ट करता है, अब सजेस्ट इसने करा कि भाई, वो कहता है कि दे शुड हैव ए पार्टी फॉर दिस बर्थडे, भाई बर्थडे पे पार्टी होनी चाहिए। अब ये नाम ही हो गया प्ले का, द बर्थडे पार्टी। अब उसके बर्थडे की पार्टी इवनिंग में कर देते हैं। जब वो पार्टी चलेगी सेकंड एक्ट चल जाएगा। अब तो जब अगली सुबह होगी नेक्स्ट मॉर्निंग, थर्ड एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये फर्स्ट एक्ट चल रहा है, ठीक है। स्टैनली वाज ए म्यूजिशियन हु यूज टू प्ले पियानो, वो एक अच्छा म्यूजिशियन रहा है अपनी लाइफ में, और पियानो बजाया करता था, लेकिन अब सब चीजें छोड़ दी उसने, क्योंकि इन चीजों के लिए तो फिर एक माहौल बनाना पड़ेगा, पार्टी होगी, भीड़ होगी, इन चीजों से तो बचता है स्टैनली। वो तो अकेलेपन को आजकल जो है उसे अच्छा लगता है, तो वो इन चीजों से अलग हटता है। मैग गिव्स ए बर्थडे गिफ्ट टू स्टैनली को, बर्थडे गिफ्ट देती है जो लुलू लेके आई थी। शी गिव्स ए टॉय ड्रम था, ड्रम स्टिक अलग से देती है गिफ्ट में, वो देती है। स्टैनली इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट करना होता है दबाव देके कहना, जिद करना, दैट इट इज नॉट हिज बर्थडे। वो मना करता है, भाई मेरा बर्थडे बर्थडे नहीं है, वो जान के करता है कि बिना मतलब यहाँ सब में, वो तो ये चाह रहा था कि ये दो व्यक्ति आए हैं, रात को सोए सुबह निकल जाए यहाँ से, और ये सारा कुछ ना बने। लेकिन वो मना करता है, फिर भी कोई नहीं मानता, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा जाता है। स्टैनली हैंग्स द ड्रम अराउंड हिज नेक, अपने गर्दन में वो ड्रम लटका करके उसे पीटता है, मतलब थोड़ा सा जैसे दिखाया गया, मतलब ये भी एक हटके ही दिखाया प्ले में, कोई उसका लॉजिक नहीं था। इन द सेम इवनिंग मैककेन सिट्स एट द लिविंग रूम टेबल एंड कट्स ए न्यूज़पेपर इनटू 5 इक्वल स्ट्रिप्स। एक न्यूज़पेपर है मैककेन के पास, जो 30 ईयर ओल्ड है, वो 5 स्ट्रिप, उसकी 5 मतलब 5 बराबर बराबर उसमें उसे काट देता है न्यूज़पेपर को। उस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसमें से एक को वो सेलेक्ट कर लेता है स्टैनली। और इसमें मतलब ये परेशान हो जाता है, कारण क्या था कि वो क्या था उन पे स्ट्रिप पर, कौन सी ऐसी चीज थी जो सस्पेंस दिखाया गया, मतलब वो खोला ही नहीं है राइटर ने बिल्कुल भी। बस इतना बताया गया है कि सेम इवनिंग में मैककेन बैठा रहता है टेबल के पास, और वहां पर न्यूज़पेपर को 5 इक्वल स्ट्रिप में 5 पट्टी सी काट देता है। यहीं से मतलब सेकंड एक्ट जो है वो इससे स्टार्ट होता है, इवनिंग से। अब इवनिंग से स्टार्ट होता है, यही बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट एक्ट जो था वो मॉर्निंग में और दोपहर का लगा लो, जब ये दोनों गेस्ट आ गए। फिर कह दिया भाई चलो ठीक है, अब गोल्डबर्ग ने कहा भाई बर्थडे मनाएंगे, तो यहां पर फर्स्ट एक्ट खत्म कर देते हैं। अब जब सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है तो न्यूज़पेपर में स्ट्रिप काट रखी है उसने, और वहां पर इससे कहते हैं कि भाई कोई एक सेलेक्ट कर लो, तो ये एक को सेलेक्ट भी करता है। तो लेकिन ये नहीं पता लग पाता आखिरकार उस पर क्या लिखा था, वो स्ट्रिप में क्या था। ये भी कंफ्यूज और सस्पेंस में ही रखा है हैरोल्ड पिंटर ने। इसीलिए मतलब वो एब्सर्ड प्ले की जो संज्ञा दी गई है वो यही है। मैकेन जो है बहुत ही काम टोन ऑफ वॉइस, मतलब बहुत शांति वाली आवाज में कॉन्ग्रेचुलेशन करता है इसे, स्टैनली को, उसके बर्थडे पर। और कहता है कि इट इज एन ऑनर टू बी इनवाइटेड टू दिस पार्टी, भाई मुझे बड़ा सम्मान मिला है कि मुझे इस पार्टी में इनवाइट करा गया, मतलब ये अच्छी बात है, तो ऐसे भी बोलता है। स्टैनली रिप्लाई करता है कि ही वांट्स टू स्पेंड द इवनिंग अलोन, वो कहता है भाई मुझे ये बर्थडे में मुझे तो अकेला रहना है।
और प्रयास करता है वो चला जाए, बट मैककेन विल नॉट लेट हिम गो, लेकिन उसे जाने नहीं देता। अभी तो इसलिए नहीं जाने दे रहा कि अरे नहीं यहीं रहो भाई, आपका बर्थडे है, लेकिन हकीकत कुछ हो रही है। वो उसे जाने क्यों नहीं दे रहा है? उसे अपनी आंखों से ओझल ये होने ही नहीं देंगे इसे, स्टैनली को भी, ये भाग ना जाए। तो इस तरीके से मतलब दिखाते हैं कि भाई उनमें जो है कैसे मतलब उसे पकड़ के रखते हैं, उसे अपनी आंखों के सामने रखते हैं। स्टैनली जो है वो टेबल पर बैठता है, और एक न्यूज़पेपर की जो उसने 5 स्ट्रिप काटी हुई थी ना मैककेन ने, उसमें से एक पर सेलेक्ट कर लेता है, जो मैककेन को बहुत ज्यादा मतलब अपसेट कर देती है। तो ये भी बात नहीं खोली गई कि आखिरकार उन स्ट्रिप पर ऐसा क्या लिखा हुआ था, वो किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रही थी। तो वो भी मतलब सस्पेंस में छोड़ दिया हैरोल्ड पिंटर ने। और ये भी एक पार्ट है, ये भी एक क्वालिटी है एब्सर्ड प्ले की। तो जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड मैंने बताया था ना कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आता है प्ले, तो उसमें भी ये भी एक कारण होता है, मतलब कहानी को थोड़ा अधूरा सा करके छोड़ते हैं, सस्पेंस बना के रखते हैं इसे। मतलब स्टोरी बिल्कुल आपको लगेगी नहीं, मतलब सारी बातें क्लियर नहीं होगी, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी तो भी नहीं पता लग पाएगा। स्टैनली ये चाहता है जानना कि वाई मैककन एंड गोल्डबर्ग आर, ये जो गोल्डबर्ग है और मैककन आर एट द बोर्डिंग हाउस, ये क्यों है यहाँ पर, मतलब क्या कारण है, वो ये भी जानना चाहता है, तो ये क्यों आए हैं। एंड ग्रोस फ्रेनेटिक, और बहुत पागल सा हो जाता है व्हेन मैककन क्लेम्स दैट दे आर ऑन ए शॉर्ट हॉलीडे। ये कहते हैं ना कि हम एक छोटी सी छुट्टी बनाने के लिए आए हैं। अब ये है कि भाई रात को जाने की बात है, वो कह रहा है हॉलीडे है कुछ दिन का हमारा, तो हम उसके लिए यहाँ पर आए। परेशान सा हो जाता है इस बात को सुन करके स्टैनली। उसे ये था कि भाई अब रात को आए सुबह निकल जाए, लेकिन जब कि भाई इन्हें तो हॉलीडे मनाने के लिए आए हैं, तो अब तो ये एक उससे भी ज्यादा दिन रहेंगे, तो ऐसे मतलब एक डिस्टर्ब सा हो जाता है। आफ्टर गेटिंग हिज आंसर, स्टैनली बिकम्स एंग्री एंड पुशेस मैककेन। जब उसे ऐसे बोलता है तो धक्का सा दे के निकल जाता है उसके स्टोपक पे हाथ मार करके, मतलब ऐसे। गोल्डबर्ग एंड मैककेन इंटरोगेट करते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव होता है ना इंटरोगेट करना। तो एक तरीके से क्वेश्चन पुटअप करते हैं स्टैनली से, उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं। दे एक्यूज हिम ऑफ बेट्रेइंग देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब वे उस पर यह भी आरोप लगाते तुमने अपनी संस्था को बेट्रे करा है, मतलब तुम वहां से छोड़ के यहाँ आ गए। ऑफ किलिंग हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को तुमने मार करके ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है। तो ये बता देते, अब यहाँ क्लियर हो जाती है बात। अब स्टैनली को लगता है भाई ये पुलिस वाले हैं और मुझे पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो उससे पे बिल्कुल आरोप लगा देते हैं कि तुमने ऐसा करा है। और अब उन्हें पता भी लग गया कि यही स्टैनली जो है जिसे हम पकड़ने आए हैं वो यही है। स्टैनली आंसर देता है, बट इज सून स्ट्रक डम, फिर एकदम बिल्कुल डम्ब हो जाता है, चुप हो जाता है। बाय द सीर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सीर होता है अनेक क्वेश्चंस उस पे फेंके जाते हैं, बीइंग थ्रोन एट हिम। मतलब वे दोनों क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं। पहले तो वो बोलता है कुछ तर्क वितर्क करता है, फिर चुप हो जाता है बिल्कुल। और ये चुप होना, बीच में रुक जाना, पोज कर हो जाना, ये सब चीजें आती है, हैरोल्ड पिंटर की स्टाइल है ये, जिसे पिंटरेस्क्यू भी बोला गया है। मैंने आपको जब वो बायोग्राफी कराई थी तब बताया था। वेन दे आस्क द नेम ऑफ स्टैनली, का नाम पूछते हैं, तो वो क्या बताता है उन्हें कि मेरा नाम क्या है, जो सोप है, मतलब ये नाम। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि उसने अपना नाम क्या बताया इन दोनों को। स्टैनली गोल्डबर्ग पे हिट करता है, उसके स्टोमक पे मार के उसे, और फिर भागता है वहां से, लेकिन पकड़ लेते हैं इसे। मैग इज वेल ड्रेस्ड फॉर स्टैनलीज बर्थडे। अब स्टैनली का बर्थडे है, नाइट का टाइम है, और मैग जो है एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आती है पार्टी में। गोल्डबर्ग उसको एडमायर करता है, भाई बहुत अच्छी ड्रेस है आपकी। अब यहाँ पर सीन जो है थोड़ा सा अब पार्टी वाला सीन बनेगा। लुलू और गोल्डबर्ग जो है वो फ्लर्ट करते हैं एक दूसरे को। लुलू लाइक्स ओल्ड मैन, मैंने आपको बताया था कि ये लुलू जो है ये अपने से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को पसंद करती है। मैग और मैककेन स्पीक ऑफ आयरलैंड। अब ये आयरलैंड की बात करते हैं क्योंकि मैककेन जो है ना वो आयरलैंड का था, तो ये उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं यहाँ पर। स्टैनली अकेला बैठा हुआ है टेबल पर, अंटिल मैग सजेस्ट दे ऑल शुड प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ। जब वो देखती है मैग, तो वो कहती है कि भाई, सजेस्ट करती है कि भाई हमें एक खेल खेल लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, ब्लाइंड मैन्स बफ। इस खेल का नाम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ब्लाइंड मैन्स, अंधा हो जाता है ना इंसान, तो ब्लाइंड मैन्स बफ कहा जाता है इसे। ये हमारे यहाँ पे आंख मिचोली कहते हैं इसे, आंखों पे पट्टी बांध के। ड्यूरिंग स्टैनली टर्न, जब जैसी टर्न आती है स्टैनली की, अब टर्न आने से मतलब जब उसकी बारी आती है, मतलब उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है
ही इज ब्लाइंड फोल्डेड बाय मैककेन, ब्लाइंड फोल्डेड करता है मतलब उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है। वो ब्रेक्स हिज ग्लासेस, और मैककेन क्या करता है, उसके चश्मे को भी तोड़ देता है, ग्लासेस उसके चश्मे के। वो जान के तोड़ता है कि इसे कुछ दिखाई ना दे, मतलब ज्यादा क्लियरली। और जब उसकी आंखों में पट्टी बांधता है, उन्हें तोड़ देता है, और जो वो था, एंड पुट्स द टॉय ड्रम जो था उसे रास्ते में रख देता है, जिससे कि ठोकर खा के ये गिर जाए। सो दैट स्टैनलीज फुट स्मैशेस थ्रू इट, ताकि उसका पैर जो है ना, वो इसे स्मैश कर दे, तोड़ दे। तो इस तरीके से मतलब एक माहौल सा ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है। और होता भी ऐसा ही है कि वो फिर मतलब वहां पर आंखों पे उसके पट्टी थी, उसके चश्मे को जान के, जिससे कि इसे बाद में दिखाई भी ना दे ढंग से। वेन स्टैनली रीचेस, मैक के पास पहुंचता है, तो ही बिगिंस टू स्ट्रंगल हर, उसका गला सा दबाने लग जाता है। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन रखा है प्ले में कि भाई वो उसे पता नहीं लगा था, या वो ये सोच रहा था कि ये गोल्डबर्ग है, या किसी और को सोच करके उसका गला दबा रहा था। मैक का गला घुटने का क्या मतलब था? तो वो आंखों पे पट्टी थी, अब उसे नहीं पता था कौन है, तो उसने उसका गला दबाना चालू किया। गोल्डबर्ग एंड मैककेन एकदम उसे खींचते हैं, और देन लाइट्स जो है वो अचानक चली जाती है। अब यहाँ पर लाइट जो है वो चली जाती है, जैसे ही वो उसे उससे हटाते हैं। अंधेरा था, टू जेंटलमैन कैन नॉट फाइंड लुलू, अब लुलू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हु हैज स्क्रीम्ड एंड फेंटेड, जो एकदम चीखी और बेहोश हो गई। अब जहां वो लेटी हुई थी, जैसे ही टॉर्च जलाई, तो वहीं पर ये खड़ा था, जो स्टैनली था। लेकिन बाद में प्ले में कुछ ऐसा बताया जाता है, वो लुलू के अनुसार था, कि इसे जो हैरेस्ट किया है, जो मोलेस्ट करा है अंधेरे में, वो गोल्डबर्ग ने करा है, स्टैनली ने नहीं करा। अच्छा, स्टैनली क्योंकि इस तरीके का था भी नहीं वो, तो वो लुलू इस बात को एक्सेप्ट करती है। लेकिन फिलहाल वहां देखने में जो दिखाई दिया, तो वो ऐसे लेटी हुई थी, वो मूर्छित पड़ी थी, मतलब पेंटेड थी अंधेरे में। किसी ने उसके साथ थोड़ा गलत करा, तो उस चीज को ये नहीं पता लग पाया कि वो किसने करा, लेकिन मौके पर वहां स्टैनली खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैककेन साइंस हिज फ्लैश लाइट को, वो दिखाता है फ्लैश लाइट ऑन द टेबल पर टू डिस्कवर, और देखता है कि स्टैनली खड़ा हुआ है, लुलू के ऊपर है वो, एज दो, मानो अबाउट टू सेक्सुअली असोल्ट कर रहा उसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो उस पर गलत ही आरोप था मतलब। और ये भी प्ले में मतलब छिपाया हुआ ही रखा है लास्ट तक, ये भी सस्पेंस में ही रहा कि आखिर क्या हुआ था। स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड एक्ट, जैसे ही वो वहां खड़ा हुआ दिखाई दिया था ना, तुरंत ही पर्दे घेर देते हैं प्ले वहां पर, मतलब जैसे सेकंड एक्ट खत्म हो जाता है, फिर थर्ड एक्ट मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। प्ले को ऐसा करा गया है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की क्वालिटी है यही, कि बीच में असमंजस में इंसान को डाल देते हैं। वो बात फिर खत्म हो गई, क्या हुआ था रात में, सब कुछ, जबकि मैं अगर सुबह दिखाई देगी, वो सब कुछ भूल जाएगी। अब ये ऐसे, स्टैनली जो है वो अपने आप को बचाता फिर रहा है, और ये दोनों उसे अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो मतलब कहानी में रात वाली बात का कोई जिक्र ही नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरीके से स्टोरी को क्रिएट करा गया। अब स्टार्टिंग होती है थर्ड एक्ट की। अब पीटी जो है वो बैठा हुआ है लिविंग रूम में, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रीडिंग ए न्यूज़पेपर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग, जब भी दो मॉर्निंग दिखाई गई है इसमें। पहली मॉर्निंग में तो जब तक वे दोनों आए नहीं थे, स्टैनली सोया हुआ था, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो ब्रेकफास्ट लेके आई थी, वही चीज अब फिर दोबारा चली है। यहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, स्टैनली के बारे में कुछ पता नहीं है कहाँ है, और वे दोनों ब्रेकफास्ट उन दोनों ने कर लिया है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। मैग गोल्डबर्ग से पूछती है अबाउट द ब्लैक कार के बारे में, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। भाई काली गाड़ी किसकी है उसके बारे में पूछते हैं, उसी में उसे ले गए थे वे। पेटी गोल्डबर्ग से पूछता है स्टैनली के बारे में, और गोल्डबर्ग एक्सप्लेन करता है कि स्टैनली जो है सफर्ड ए नर्वस ब्रेकडाउन। अब उन्हें स्टैनली दिखाई नहीं देता कि भाई वो कहाँ चला गया। तो तब ये बताता है गोल्डबर्ग कि भाई स्टैनली जो है ना, उसे एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मतलब नर्वस ब्रेकडाउन है कि उसकी जो हालत है ना माइंड की, वो डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। अब ये जान के झूठ बोलते हैं कि हम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो एंड नीड्स टू बी टेकन टू ए डॉक्टर हुम गोल्डबर्ग नोस, कह रहा है मैं जानता हूं एक डॉक्टर को, उसके पास हम स्टैनली को ले जा रहे हैं। तो ऐसे बोल देता है स्टैनली के बारे में। अब ले जा कहाँ रहे थे, इसे अरेस्ट करके यहां से ले जाना था। मैककेन एंटर करता है टू सूटकेस, अब दो सूटकेस है मैककेन के पास, एंड टेल्स गोल्डबर्ग दैट स्टैनली इज ट्राइंग टू फिट हिज ब्रोकन ग्लासेस इनटू हिज आईज। और कहता है कि वो स्टैनली जो है ना, वो अरे वो अपने ग्लास जो है जो टूट गए थे ना, उन्हें सही कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐसे बताता है। मैककेन जो है, दो सूटकेस है, अब ये सूटकेस में अपने सामान वामान लेकर के अब जाने की तैयारी है इनकी, उसे लेकर के। मैककेन टेक्स गोल्डबर्ग चेयर
एंड कॉल्स हिम सिमी। अब ये वो मजाक में उसे सिमी और बिनी जो कहते हैं ना गोल्डबर्ग को, विच कॉजेज गोल्डबर्ग टू बी एंग्री। ये थोड़ा मजाकिया सीन क्रिएट कर दिया, यहाँ पर कॉमेडी है कि वो एंग्री नाराज हो जाता है, मुझे सिमी कह के क्यों बुला रहे हो। वो कहता है ओनली हिज मदर हैज राइट टू कॉल हिम बाय दिस नेम, इस नाम से मेरी माँ ही मुझे बुला सकती है। तो ये तो दोनों दोस्त जो है उनमें आपस में नोकझोंक। लुलू जो है वो एक्यूज लगाती है, वो आरोप लगाती है गोल्डबर्ग पर, वो रात वाली बात का, ऑफ हैविंग टेकन सेक्सुअल एडवांटेज ऑफ हर द नाइट बिफोर। वो इस पे आरोप लगाती है। अब वो पुरानी वाली जो बात थी ना, जैसे वो बाद में सही हुई, जैसे बेहोश हो गई थी, तो अब मॉर्निंग में आकर के उस पर आरोप लगाती है। लेट लेट अस फिनिश द ब्लडी थिंग एंड गो। मैकन कहता है गोल्डबर्ग से, अरे अब इन बातों को जाने दो, लेट अस फिनिश द ब्लडी थिंग टू एंड गो, चलो इन बातों को छोड़ो। They argue over blame until McCann re-enters and tells Lulu to confess her sin. अब उनकी आर्गुमेंट चलती है, और जैसे वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे ना लुलू और गोल्डबर्ग, तो तभी ये आता है मैककेन, वो री एंटर करता है और लुलू को कहता है कन्फेस हर सिंस, अपने पाप को कन्फेस कर लो। एक ऐसी लाइन बोलना, छोटी सी लाइन बोल करके कि तुम कितनी बड़ी गलती करते हो तुम्हें पता है, बस चुप रहो, ऐसे मतलब कर देता है, उसे शांत कर देता है बिल्कुल। स्टैनली एंटर्स क्लीनली सेवर्ड, वो सेव करके है, नाइसली ड्रेस्ड, ऐसे पहना करके उसे नाइसली ड्रेस, अब लेके चलेंगे इसे। स्टैन, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, पिटी टू स्टैनली, दीज आर द इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ ऑल लाइंस अकॉर्डिंग टू पिंटर। अब हेरोल्ड पिंटर ने अपनी इस प्ले की लाइन को बहुत ही इंपोर्टेंट बताया है, ये आपको भी याद रखनी है। इसमें क्या है, अब यहां पर पिटी बोलता है स्टैनली से, क्या कहता है, उसे महसूस हो गया है दोनों इसे पकड़ करके ले जा रहे हैं, तो वो क्या कहता है इस आरे में, हे स्टैन, स्टैनली को स्टैन बोल रहा है, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। इन्हें ये डोंट लेट देम टेल यू, ऐसा मत होने देना कि ये तुम्हें बताए क्या करना है, व्हाट टू डू मतलब इनके अनुसार काम मत करना। इस लाइन का मतलब है कि जो ये कहे वो मत करना, और ऐसा बोलता है पिटी स्टैनली से। देर आर कंफ्यूजन एंड कॉइस इन दिस प्ले, वही मैं आपको बता रहा था, कंफ्यूजन है, कॉइस माने बिल्कुल अस्त व्यवस्था, पता ही नहीं लग रहा है प्ले में कहानी किस ओर जा रही है इस पूरे प्ले में। मैग अराइव्स एंड आस्क इफ स्टैनली हैज कम डाउन टू ब्रेकफास्ट यट, पिटी लाइस। अब मैग अराइव होती है, अब ये इसे ले जाते हैं स्टैनली को, मतलब उसे गाड़ी में बिठा करके वो चला गया। अब यहाँ पर अब कोई है नहीं, पिटी को पता लग ही गया, मैग पूछती है तो वो झूठ ही बोलता है, वो सो रहा होगा। मैग आती है, पूछती है इफ स्टैनली हैज कम डाउन टू ब्रेकफास्ट, क्या स्टैनली ब्रेकफास्ट के लिए आ गया है। पिटी झूठ बोलता है और बताता है स्टैनली इज स्टिल स्लीपिंग, वो कहता है वो तो सो रहा है, अब सो तो रहा ही नहीं है, वो चला गया। वी फाइंड एम्बिग्यूटी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन दिस प्ले। अब प्ले तो वैसे यहाँ खत्म हो चुका है, अब ये अब थोड़ी अलग से बात बताई जा रही है प्ले से संबंधित, कि इसमें एक तो एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी होती है अस्पष्टता, मतलब प्ले क्लियर नहीं है बिल्कुल, दो अर्थ का चल रहा है, पता ही नहीं लग रहा कहाँ क्या बात हो रही है, और स्टार्टिंग से एंड तक। थीम जो है इसकी, एटोनमेंट एंड नॉस्टैल्जी रन थ्रू आउट द प्ले। एटोनमेंट होता पश्चाताप, अब जैसे पश्चाताप की आग में ये जल रहा था, जो स्टैनली था उसने अपनी वाइफ का मर्डर करा था, तो कहीं ना कहीं अकेला रहना, कभी पहले बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी जी रहा था लेकिन अब बहुत परेशान था, तो एटोनमेंट की थीम देखने को मिलती है। नोस्टलाइजिया जो होता है वो होता है कि घर के लिए परेशान, ये स्टैनली के साथ भी था और गोल्डबर्ग के साथ भी था। ये थीम थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में चलती है। ड्यूरिंग द बर्थडे पार्टी लुलू एंड मैग स्पीक अबाउट देयर चाइल्डहुड, ये अपने चाइल्डहुड के बारे में। अब ये कुछ वे क्वेश्चन है जो मैंने अलग से बाद में डाले हैं, मतलब प्ले का तो मैंने एंड स्टार्टिंग से लिया और बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चन बना करके डाले। अब ये कुछ क्वेश्चन जैसे बाद में लगता है कि भाई ये भी बताना चाहिए, अब ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आप ऐड वहीं कर देंगे हम जहां पे कहानी थी। जैसे जब बर्थडे पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी कब चली थी, सेकेंड एक्ट में। फर्स्ट एक्ट में क्या था कि मॉर्निंग में किस तरीके से बस सभी के सब जो थे वो, स्टार्टिंग में स्टैनली उठता है, ब्रेकफास्ट चलता है, उस पिटी चला जाता है, फिर वे आ जाते हैं दो जो ये पुलिस वाले जो थे, और किस तरीके से वो आकर के इसकी खोजबीन सी करते हैं स्टैनली की, तो वो फर्स्ट एक्ट था। और फिर बर्थडे पार्टी का अरेंज कर दिया जाता है, गोल्डबर्ग कहता है कि भाई बर्थडे पार्टी तो होनी चाहिए जब इसका बर्थडे है, वो फर्स्ट एक्ट था। सेकंड एक्ट में बर्थडे पार्टी चलती है, और जब बर्थडे पार्टी होती है तो लुलू और मैग जो है वो बचपन की बात करते हैं अपने, दोनों के दोनों, तो ये मतलब बीच में एक बात हो गई। ये प्ले जो है वोयलेंस से भरा हुआ है,
फिजिकल एंड इमोशनल दोनों वायलेंस है। फिजिकल तो थोड़ा बहुत दिखाया गया है, जब हाथापाई सी होती है स्टैनली की मैकन से, गोल्डबर्ग से, वो थोड़ा सा फिजिकल है। या फिर जिस तरीके से लुलू को धक्का दे करके गिरा देना, वो थोड़ा है। और इमोशनली तो वॉयलेंस है इसमें दोनों तरीका, इमोशनली वॉयलेंस भी है। अब इमोशनली तो ये है ना, इंसान का जो है, जैसे नाराज हो जाना, लुलू का नाराज हो जाना, और अंदर ही अंदर परेशान होना स्टैनली का, ये सब मतलब अंदर बहुत वॉयलेंस चल रहा था उसके दिमाग में। यू आर डेड। अब ये स्टैनली से गोल्डबर्ग कहता है, अरे तुम डेड हो बिल्कुल, तुमने बहुत बुरा करा है। यू कैन नॉट लिव, तुम जी नहीं सकते। यू कैन नॉट थिंक, ना तुम सोच सकते हो। यू कैन नॉट लव, ना लव कर सकते हो। तुम डेड हो। यू आर ए प्लेग गॉन बैड। तुम तो ऐसे हो जैसे प्लेग गॉन बैड उसे बोलते हैं, जिस बेड पे प्लेग का मरीज होता है ना, बिल्कुल भद्दा बेकार, तुम वो हो। देर इज नो जूस इन यू, तुम्हारे अंदर रस ही नहीं है, मतलब बेकार, खोखले हो। यू आर नथिंग बट एन ऑर्डर, तुम कुछ नहीं हो सिवाय एक दुर्गंध के, मतलब तुम एक बदबू के सिवाय कुछ नहीं हो, ऐसा गोल्डबर्ग ने स्टैनली को कहा। तुमने बहुत गलत काम करे हैं। द सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज बोल्स लिविंग रूम, ये जगह का नाम है ना बोल्स, इसका लिविंग रूम में सेटिंग है। पर पूरा इसी कमरे में या इसी बिल्डिंग में ही पूरा का पूरा प्ले खत्म हो जाता है। पीटर वुड डायरेक्टेड द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ दिस प्ले। अब ये प्ले, पीटर वुड जो नाम है, ये डायरेक्टर का है। जैसे वो होता है ना कि आप जब मूवी देखते हो तो ये डायरेक्टेड बाय दिस पर्सन, तो निर्देशक जो होता है, तो पीटर वुड जो है, उसने डायरेक्ट करा था पहली बार इसका प्रोडक्शन इस प्ले का ड्यूरिंग इट्स लंदन प्रीमियर। प्रीमियर शो वो होता है जो किसी भी मूवी का पहला शो होता है, उसे प्रीमियर बोलते हैं। तो ये पीटर वुड ने डायरेक्टेड करा था। हेरोल्ड पिंटर ने, मतलब प्ले लिखना अलग है, उसे डायरेक्टेड करके उसे थिएटर में चलाना वो अलग है। रिवाइवल करा था इस प्ले का 1964 में। ये प्ले जो है टेक्स प्लेस इन समर सीजन ऑफ इंग्लैंड। समर सीजन है 1950 का, इंग्लैंड का समर सीजन इस प्ले के अंदर मतलब दिखाया गया है। मैग सर्व्स टी टू स्टैनली इन एवरी मॉर्निंग। वो ब्रेकफास्ट टी देती है मैग। अच्छा, ये ऐसे नहीं दे रही है कि इसे लगाव है कुछ, ये मतलब इनकी ड्यूटी है, क्योंकि जो भी वहां रहने के लिए आएगा गेस्ट रूम में, उसके लिए उसे उसका जो पैसे ये लेते हैं, उसमें सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देना, ये सब इन्हें ही करना होता है। क्योंकि जब वे दोनों आए थे उन्हें भी ब्रेकफास्ट कराया था। पिटी गोल्डबर्ग से और मैककेन से बीच पर मिलता है। वहां पर वे उस रूम के लिए कहते हैं, ये कहता है ठीक है भाई मैं करा दूंगा अरेंजमेंट, और फिर ये अपनी वाइफ को बताता भी है। स्टैनली मैक को बताता है ए व्हील बैरो के बारे में, इज कमिंग टू टेक हर अवे। मतलब एक व्हील बैरो थी, ये भी एक मजाकिया सीन था, लास्ट का ही था। तो व्हील बैरो क्या होता है, जो एक गाड़ी सी आपने देखी होगी ना, दो पहिए पे हाथ से पकड़ के चलता है इंसान लेकर के, तो वो व्हील बैरो होती है। उसमें कुछ, जैसा आपने देखा होगा, कुछ जो स्वीपर होते हैं ना, वे लेके चलते हैं उसे। तो उस व्हील बैरो को देख करके कहता है ये आ रही है, तुम्हें लेके चली जाएगी, मतलब ऐसे उससे मजाक सी करता है। गोल्डबर्ग कंपेयर्स मैग टू द फ्लावर ट्यूलिप। ये फूल का नाम है। गोल्डबर्ग मैग की तुलना ट्यूलिप फूल से करता है। गोल्डबर्ग कंपेयर्स बर्थडे टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। वो बर्थडे को कंपेयर करता है, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठना, तो उसके कंपेयर करता है बर्थडे को टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठ करके, मतलब उसके तुलना करता है, ये बर्थडे ऐसा रहा, उसके बारे में बताता है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैनली एंड मैक की जो रिलेशनशिप है, अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इज कंसिडर्ड एट एज जोकास्टा कॉम्प्लेक्स। अब जोकास्टा जो थी ना, वो जोकास्टा मदर थी इडिपस की। इडिपस कॉम्प्लेक्स जो वर्ड आता है ना, इडिपस कॉम्प्लेक्स, तो इडिपस कॉम्प्लेक्स, जब एक बेटा अपनी मदर से लव करने लग जाए, मतलब ऐसा दिखा दिखा दे, चाहे वो धोखे से सही, तो उसे एडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो कास्टा इसका उल्टा होता है, मदर बेटे के प्रति अगर अट्रैक्ट हो जाए तो ऐसे। लेकिन यहाँ मजाक में वो इसे फ्लर्ट करती है मैग, इसलिए यहाँ पर एक जोकास्टा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करा है। मैग जो है वो मूर्ख दिखाई गई है इस प्ले में, मतलब वो कभी याददाश्त भूल जाती है, कभी कुछ बोलती है, किसी से कुछ कह देती है, ऐसी है वो थोड़ी। देयर इज नो डेप्थ इन द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड पिटी एंड वाइफ। मैग और पिटी का रिलेशनशिप को इतना बढ़िया नहीं दिखाया गया। मैग हमेशा उसे कुछ ना कुछ कहती रहती है, ऐसे दिखाया दोनों। मैग टेक्स प्राइड आफ्टर अचीविंग द टाइटल द बैले ऑफ द बॉल। ये क्वेश्चन भी ठीक है। द बैले ऑफ द बॉल किसे कहा गया? बैली माने लड़की होती है, ये सुंदर लड़की के लिए बैली वर्ड यूज होता है। ला बैले डेम सेंस मरती, ला बैले, बैले माने सुंदर,
द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी है ना उसका नाम, तो वो लेटिन लैंग्वेज में होता है। द बैले माने सुंदर लड़की, ऑफ द बॉल डांस के लिए होता है, पार्टी, तो पार्टी की सबसे सुंदर लड़की। ये बात मैग खुद अभिमान के साथ कहती है अपने हस्बैंड से, पिटी से, मॉर्निंग में जब स्टैनली भी चला गया तो उसे, पेटी को कहती है अरे रात पार्टी में मैं, अपने लिए बोलती है मुझे द बैले ऑफ द बॉल थी मैं। मैग टेक्स प्राइड आफ्टर अचीविंग द टाइटल, और किसी ने दिया नहीं था टाइटल, मतलब ये अपना आप ही खुश हो रही थी, अपने हस्बैंड को बताती है। आई हैव प्लेड द पियानो, स्टैनली कहता है मैंने पियानो बजाया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री। स्टैनली, आपको ये भी ध्यान रखना है, स्टैनली जो था वो पियानो को अच्छा सा बजाता था, मतलब एक म्यूजिशियन था। पूछ लेते हैं कभी कभी। मैग सीज हिज सन इन द फेस ऑफ, स्टैनली के चेहरे पे में वो अपना बेटा, मतलब सोचते हैं मेरा अपने बेटे की तरह मानती है उसे। मैककेन यूज टू बी ए प्रीस्ट इन द चर्च, ये चर्च में प्रिस्ट हुआ करता था कभी मैककेन। स्टैनली हैज बीन लिविंग इन बोर्डिंग हाउस फॉर 1 ईयर। अब आपसे पूछे कि ये कितने साल से मतलब यहाँ रह रहा था, तो 1 साल से ये इसी बोर्डिंग हाउस में रह रहा था, मतलब अब 1 साल से ये इसमें रह रहा था। और एक तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिला है कि मतलब 1 साल से यहाँ पे रहता था, लेकिन कोई नहीं आया था अभी तक भी इसमें रहने के लिए। अब जैसे ही कोई आता है तो ये तो बड़ी टेंशन में हो जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो वो सीक्रेट है वो कहीं ना कहीं मतलब खुल जाए बात, तो वो इस तरीके से उसे बड़ी मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो मैकेन जो था, स्टैनली 1 साल से रहा था। लुलू कॉल्स स्टैनली एज ए लेजी फेलो। स्टैनली कभी भी लुलू से कोई मतलब ज्यादा मतलब नहीं रखता था, और वो हमेशा इसे फ्लर्ट करती रहती थी। तो बाद में इसे ऐसे कह के चली जाती है कि तुम तो लेजी फेलो, बेकार हो। मैककेन गोज फॉर टेकिंग वाइन फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए वाइन लेने के लिए भी मैककेन जाता है कि भाई वाइन भी चलनी चाहिए। स्टैनली गोल्डबर्ग से क्या कहता है, दैट ही इज द मैनेजर ऑफ दिस हाउस एंड देयर इज नो फ्री रूम हेयर। जब वो आते हैं ना दोनों के दोनों, तो गोल्डबर्ग से कहता है भाई यहाँ कोई कमरा वमरा नहीं है, मैं ही मैनेजर हूँ यहाँ का। लेकिन वे समझ जाते हैं गोल्डबर्ग और मैककेन कि ये व्यक्ति जो है जान के ऐसे ऐसे बोल रहा है, और ज्यादा उनका शक जो है यकीन में बदल जाता है। मैककेन और गोल्डबर्ग पिटी को बताते हैं दैट स्टैनलीज नर्वस सिस्टम जो है ना वो ब्रेक डाउन हो चुका है। वो कहता है ना कि भाई स्टैनली को तुम कहाँ लेके जा रहे हो, कि भाई हम इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, इसका नर्वस सिस्टम जो है ना वो खराब हो चुका है, सो वी हैव टू गो टू डॉक्टर। अब डॉक्टर का नाम है मोंटे। आफ्टर टेकिंग स्टैनली को लेकर के हम मोंटे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब ये नाम भी आपको मतलब, वैसे तो ये कैरेक्टर नहीं है लेकिन इसका जिक्र हो गया तो ये नाम याद रख लेना, मोंटे के पास लेके जा रहे हैं। वेन पिटी स्टॉप्स देम, अब पिटी रोकता है उन्हें, तो वे धमकी देते हैं कि हमें मत रोको नहीं तो तुम्हें भी लेके चले जाएंगे। बस वो फिर बैक हो जाता है। दिस प्ले इज अनकन्वेंशनल प्ले बाय पिंटर ने ये अनकन्वेंशनल प्ले लिखा। अब जितने भी एब्सर्ड प्ले होते हैं ना ये अनकन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल से मतलब होता है परंपरागत, जैसा चला आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल हटके बना दिया, ना स्टोरी का पता है ना कुछ क्या इसमें मतलब क्या समझाना चाह रहा है पिंटर, कुछ नहीं है ऐसा, मतलब एब्सर्ड प्ले है बिल्कुल अनकन्वेंशनल। देर इज टू मच सस्पेंस एंड थ्रीट इन दिस प्ले। अब इसमें सस्पेंस है, थ्रीट माने धमकी, चैलेंज, ये सब कुछ है इसमें, सस्पेंस तो बहुत ज्यादा है। दिस प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड पिजन होल्ड प्ले भी इसे कहा जाता है, बिकॉज इन इट द कैरेक्टर्स आर ट्रैप्ड बाय द नेट। पिजन होल्ड होता है किसी कबूतर को पकड़ने का जो वो होता है ना, जाल बिछाया जाता है, उसे पिजन होल्ड बोलते हैं। तो ये प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिजन होल्ड किस प्ले को कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स को ट्रैप किया जा रहा है, जाल में फंसाया जा रहा है। स्टैनली को किस तरीके से ट्रैपिंग की जा रही है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्टली प्लेज जो थे ना वो इसी फॉर्म में लिखे थे, 8-10 साल तो ये फॉर्म बहुत चली थी एब्सर्ड प्ले। इन दीज प्लेज इट इज सीन, अब एब्सर्ड प्ले होते हैं जिनमें देखा जाता है ह्यूमन बींग्स आर नथिंग एंड मेटेरियलिज्म इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मानवता कुछ नहीं है, बस पैसा ही सब कुछ है, मेटेरियलिज्म जो है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है स्टैनली ने अपनी वाइफ को मार दिया। रिश्ता तो कुछ है होता ही नहीं है, तो मतलब जो कुछ भी है वो पैसा है, ऐसा कहा जाता है। राइटर्स वांट टू गिव दिस मैसेज। अब इन प्ले में जो ये एब्सर्ड प्ले होते हैं ना, इनमें राइटर क्या मैसेज देते हैं, दैट देयर इज नो इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब मानवता के एग्जिस्टेंस की तो कोई महत्व नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा सोचा जाता है। बीबीसी आल्सो क्रिएटेड ए मूवी ऑन दिस प्ले, पर एक मूवी भी बन चुकी है। स्टार्टिंग में स्टैनली जो है ना वो डिसलाइक करता है ब्रेकफास्ट को और कहता है द बोर्डिंग हाउस पिग,
पिग स्टे जो होता है ना, जिसमें पिग रहते हैं, इसे ऐसे बोलता है, बोर्डिंग हाउस को पिग स्टे कहता है। आफ्टर किलिंग हिज वाइफ स्टैनली बिकेम इरिटेबल, अब वो चिड़चिड़ा सा हो गया है। ऑलवेज वांटेड टू बी अलोन, हमेशा कहता है कि मैं भीड़ में नहीं रहना चाहता, अकेले में रहना चाहता है। वाइफ को क्यों मार के आया, क्या हुआ था, ये इस प्ले में पूरे में खोला ही नहीं है। हैरोल्ड पिंटर ने नहीं बताया कि उस क्या कारण रहा था, उसे कहाँ ले गए, क्या हुआ था, पहली पुरानी कहानी कुछ दिखा देते, कुछ बता देते। अब ऐसी मूवी अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज से ही रह जाओगे लास्ट। फिर भी मैंने कोशिश करी है इसकी कुछ स्टोरी आपके माइंड में फिट करने की, लेकिन कहानी थी नहीं इस तरीके की, मतलब स्टोरी। अब देखो खुद ही इसमें क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि भाई एब्सर्ड प्ले क्या होते हैं जिनमें कोई स्टोरी नहीं होती, सस्पेंस होता है। अपना आप ही आप देख लो, क्वेश्चन ही है खुद ऐसे। तो एब्सर्ड प्ले है ये भी ध्यान रह जाएगा आपके, द बर्थडे पार्टी। वैसे प्ले बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रहा है, मतलब फेमस है ये प्ले काफी। और ये इसीलिए है क्योंकि इस ये भी एक, जैसे कहते हैं टाइप ऑफ प्ले है कि एब्सर्ड प्ले। तो एब्सर्ड प्ले लिखा है, और इसीलिए मतलब उस कैटेगरी में देखा जाए तो ये उसमें बिल्कुल सुटेबल होता है। तो आपको मतलब जितना भी समझ में आया है, खैर स्टोरी फिर भी काफी कुछ आपके माइंड में आ गई होगी, तो इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। यहीं तक करेंगे, इसके टोटल क्वेश्चंस मैंने करा दिए इसके, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर 3 वीडियो मैंने इस पे बनाई भी है, द बर्थडे पार्टी पर। एक मैंने इसकी समरी कराई है, जैसे भी आपके समझ में आ जाए। सेकंड मैंने फिर ये क्वेश्चंस करा दिए इसके। और एक इसके जो हैरोल्ड पिंटर है उसके बारे में, मतलब उसकी बायोग्राफी, तो वो 8-7 क्वेश्चन वहां पर है। स्टोरी तो खैर पूरी ध्यान रख लेना आप, और ये क्वेश्चन आपको तैयार इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, अगर इसका आता है अलग कुछ क्वेश्चन नहीं आना आपको, ठीक है। यहीं तक करें।